हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज कौन सी क्लास नंबर बताइए आपकी? थर्ड है, क्लास नंबर थर्ड। लिखिए पहले इस चैप्टर का क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि क्विक रिवीजन कर दूँ कि पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था आपको। सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो बस मैं एक लास्ट टॉपिक जो पिछली क्लास का था ना उसको रिवाइज कर देता हूँ। और लास्ट टॉपिक क्या था? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताना था। तो उसमें से पहले मैं किसके बारे में बात कर लूँ? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? देखो, मैंने कहा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे होते हैं। याद है आपको? और वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या डेटा या स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं कहला सकता है। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर ट्रू ही हो सकते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक किया जा सकता है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। वो ट्रू भी हो सकता है, वो अनट्रू भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आइए जी देखिए। ठीक है जी बच्चों, अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखो क्या क्या है इसमें। Positive economics deals with the economic issue related to the past, present, or future. It deals with such economic situations which can be studied by using facts and figures. ये सब बातें होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे मे बी ट्रू अनट्रू, ये सब बातें हो चुकी है। और मैंने पिछली क्लास में आपको करेक्टरिस्टिक्स भी इसका बताया था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट की। उसमें पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या था? दीज स्टेटमेंट्स highlight the nature and the extent of economic problem or analyze the economic behavior of the people related present, past और future। मतलब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है और उसको हाईलाइट करके एनालाइज करता है, सो दैट कि आने वाले टाइम में क्या हो सके, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। These statements are based on facts and figure related to present, past और future. These statements are verifiable for truth. इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम, सही है गलत है ये बात की बात है, लेकिन वेरीफाई किया जा सकता है इसको। These statements do not reflect any value judgment. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं ना वो कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करता है, वो कोई जजमेंट नहीं करता है, वो कोई रिजल्ट पास नहीं करता है। वो बस एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने उपलब्ध कराता है, कोई ओपिनियन मेक नहीं करता है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देता है। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 3 में आज हम बात करेंगे किसके बारे में? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। लिखिए जी बच्चों, हेडिंग लिखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो, एक स्टेटमेंट बोलूँ मैं आपको, दो तीन शब्द बोलूँगा, उसी से समझ जाएंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है? ये वैल्यू जजमेंट करता है। और ये ओपिनियन देता है, मेक ओपिनियन। कहोगे सर ये बात तो आपने कहा था कि नॉर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा काम नहीं करता है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव ये बात नहीं करता है, लेकिन नॉर्मेटिव करता है।
क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है शुड बी। ये जहां ही लगा होगा ना शुड भी लगा लगा होगा। आउट टू बी मतलब समझ लो अगर कोई इकोनॉमिक्स रिसर्च करता है और रिसर्च करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है और वो एक थ्योरी देता है और बताता है कि एक्चुअली ये काम इस तरह से होना चाहिए। जब उसने कहा कि होना चाहिए, जब उसने कहा आउट टू बी मतलब ये भी होना ही चाहिए, और जब उसने कहा कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, उसने अपने एक ओपिनियन दे दिया, इसका मतलब ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जितना दिमाग लगाना है, जितना रिसर्च करना है, जितने रिसर्च पेपर तैयार करने हैं, जितने नए नए थ्योरीज देने हैं, सारे कहाँ देते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो क्या सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सही चीज़ है? ऑफकोर्स सही चीज़ है। अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नहीं होगा, ओपिनियन नहीं आएंगे, वैल्यू जजमेंट नहीं होगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? नए नए थ्योरीज नहीं आएंगे तो फिर आगे कैसे डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ऑफकोर्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बुरी बात भी इसमें छोटी सी होती है, मैं बुरी बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ कि जितने भी दुनिया भर के इकोनॉमिक्स होते हैं ना, उनके जजमेंट्स आपस में क्लैश भी कर जाते हैं कभी कभार। अगर मान लो ए कोई इकोनॉमिक्स है और बी कोई इकोनॉमिक्स है, तो हो सकता है बिल्कुल ड्रास्टिकली अपोजिट स्टेटमेंट दोनों का हो। ये पॉसिबल है। दोनों के ओपिनियन बिल्कुल अलग हो, दोनों की जजमेंट बिल्कुल अलग हो, तो फिर कहोगे क्या सही क्या गलत है? ये तो वक्त बताता है क्या सही क्या गलत होता है। इकोनॉमिक्स में जितने भी थ्योरीज पुराने इकोनॉमिस्ट्स ने दिए हैं, कोई सही या कोई गलत 100% नहीं होते हैं। वो समय के हिसाब से कुछ हद तक सही होते हैं और कुछ हद तक गलत भी होते हैं। बात समझ गए? तो हर इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए जितने थ्योरीज हैं, सबका अपना अपना रोल है, और वो रोल ना 100% करेक्ट है ना 100% इनकरेक्ट है। मुझे सब हमें पढ़ाना भी पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये है कहानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। आइए जी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिफाइन करके और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। लिखो जी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ economics is the economics of what ought to be, what ought to be, दैट्स इट। व्हाट आउट टू बी मतलब व्हाट आउट टू बी को अगर हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? क्या होना चाहिए। मतलब ओपिनियन। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। मतलब हर इकोनॉमिक्स अपना अपना ओपिनियन देता है। आगे स्टेटमेंट लिखो, इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ it deals with opinions of economists it deals with the opinion of economists related to economic issues, to economic issues और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो क्या होता है, कभी कभार ना मार्केट स्लो हो जाता है, मार्केट में रिसेशन आ जाता है, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो उस वक्त पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स बाहर आते हैं मीडिया में, तुम देखना टीवी न्यूज़ देखोगे तो वो अपने अपने ओपिनियन बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो सारे क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। मान गए जी? अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, उस एग्जाम्पल को ढंग से हम पढ़ते हैं यहाँ से, और देखना आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। भारत सरकार एक प्रोग्राम चलाती है एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, खासकर रूरल एरिया में। सुना है नाम क्या? मनरेगा। MGNE ये ब, ये बहुत बड़ा स्कीम है भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। इस स्कीम से क्या होता है, विलेजेस में और रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है। कैसे सर? इस पॉलिसीज़ के, इस स्कीम की हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गांव में जो बेरोज़गार लोग हैं, जिनको काम नहीं मिलता है, या ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग नहीं होते उसमें ज़्यादातर लोग, और जिनको काम नहीं मिलता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो अनपढ़ होंगे वही इसमें आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें वही आते हैं जो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो फिर उसको क्या है ना, उसको सर्टेन डेज का रोज़गार एश्योर्ड कर देती है, 100 दिन का, 150 दिन का, पूरे साल भर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये मेरा काम है, इतना रोज़गार आपको मिलेगा, इतना एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, और इसकी पेमेंट हम करेंगे आपको, इतना दिन का काम भी आपको देंगे और उसके बदले में उसकी पेमेंट भी आपको देंगे। आप रोज़गार की चिंता मत करो, आप काम करने वाले बनो। अगर आप काम करने वाले हैं, आपको काम अच्छा लगता है, तो जा करके आप अपना नाम रजिस्टर्ड करवाओ जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, और वो आपको साल में 100 दिन या 150 दिन, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, उतने दिन का आपको काम देगा और उतने दिन के काम के बदले आपको पेमेंट भी करेगा। एक तरह से एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया आपको। ये बात समझ गए? MGNREGA, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, आपको बहुत काम आएगा ये चीज़, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़े हैं इसके बारे में। यह महात्मा गांधी नेशनल रूरल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हाँ, गारंटी एक्ट, वो तो एक्ट हुआ, और उसको अगर गांव में अप्लाई करोगे तो वह स्कीम हो जाता है। तो ये एक एक्ट है जो भारत सरकार, ये कानून बना रखी है पार्लियामेंट के द्वारा, और इससे एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है। ये हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब देखो इस पे, देखो सबका ओपिनियन क्या क्या देखना। पहला सेंटेंस ये कहता है कि मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। देखो इसने पहला क्या कहा, पहला ओपिनियन दिया किसी बंदे ने कि इससे क्या होगा कि एक दिन हमारे कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब दिस एक्ट वन डे विल रिमूव, one day will bring to an end to the problem of unemployment, to the problem of अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसने अपना एक ओपिनियन दिया है कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। किसके हेल्प से? मनरेगा के हेल्प से। तो ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि अभी ऐसा होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है, इसके सपोर्ट में कोई उसने डॉक्यूमेंट भी नहीं प्रेजेंट किया है, सिर्फ उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। समझ गए बात को बच्चा? सेकेंड ओपिनियन देखो क्या कहता है, इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट दूसरा बंदा क्या कहता है, मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन रूरल इंडिया, इट विल मेक द पीपल पैरासाइट एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। देखो दूसरा इकोनॉमिस्ट कुछ और ही बात कहता है, वो कहता है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। क्या सिर्फ ये? फाइनेंशियल सपोर्ट टू अनएम्प्लॉयड, फाइनेंशियल सपोर्ट टू अनएम्प्लॉयड, सिर्फ बंदा खाली बैठा रहेगा, उसको बैठे बैठाए पैसा मिलेगा, कोई भी प्रोडक्टिव काम वो नहीं करेगा, और बैठकर खाने की आदत उसकी बन जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो पैरासाइट्स हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव रह जाएगा। बात समझ गए? इट विल मेक पीपल पैरासाइट
it will make people parasites and lifelong unproductive, lifelong अनप्रोडक्टिव। साफ सी बात है कि अब देखो दूसरा इकोनॉमिस्ट ने अपना अलग ही ओपिनियन दे दिया। अब आप मुझसे पूछोगे आपकी क्या ओपिनियन, तो मैं भी अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, हालांकि मैं कोई इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ओपिनियन दे सकता हूँ। अगर मेरे से पूछा जाए, जितना मैंने मनरेगा को अपने गाँव में हर जगह देखा है, तो ना ये फर्स्ट पॉइंट सही है और ना ये सेकेंड पॉइंट सही है 100%। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर करेगा, तो ये भी गलत है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि टोटली इंसान पैरासाइट हो जाएगा, तो ये भी गलत है। दोनों के बीच की बातें हैं। कई कई जगहों पे कुछ काम हो भी रहा है मनरेगा की हेल्प से, लेकिन कई जगहों पे क्या हो रहा है कि लोग बैठ के ही पैसा उठा रहे हैं, काम कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, बस गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी क्या अपने आप में एक ओपिनियन ही है, क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। अब देखो तीसरा बंदा क्या कहता है, मनरेगा यूसेज टैक्स पेयर मनी। तीसरा बंदा अपना ओपिनियन देता है, इट यूसेज taxpayers money and should therefore be stopped. Therefore be stopped. शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। मतलब कह रहा है टैक्स पेयर का मनी से मनरेगा में पेमेंट जाता है लोगों को, और लोग कुछ काम प्रोडक्टिवली करते नहीं है, अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इस प्रोग्राम को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन जो तीनों स्टेटमेंट्स है अपने आप में क्या है, एक ओपिनियन है, इसलिए इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ही कहा जाएगा, इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं कहा जा सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सपोर्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, एक डेटा प्रेजेंट करना चाहिए कि देखो मनरेगा की क्या कहानी है, तब जाके पता चलता है कि अल्टीमेटली ये एक क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अदरवाइज अभी तक क्या कहलाएगा, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है जी बच्चों, यस सर। अब देखो एक फोर्थ स्टेटमेंट भी इसके क्या आया, देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर्स एसेट क्रिएशन इन द कंट्री। अब ये कहता है कि, अब मैं इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्यों लिखूं भाई, तीन स्टेटमेंट्स ही काफ़ी एग्जांपल देने के लिए हो गए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कि एक चौथा स्टेटमेंट भी क्या कहता है कि मनरेगा को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है, इससे कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, इससे कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। ये सभी क्या है, ये सभी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इनके सपोर्ट में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, ये सब अपने अपने लोगों की क्या है, ओपिनियन है। ठीक है सर, आइए जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फिर ये फोर्थ स्टेटमेंट में लिखता नहीं, मैं एग्जांपल ऑलरेडी आपको बहुत सारा दे चुका हूँ। तो आइए देखिए अब कुछ बातें आपको और भी बताता हूँ इसके बारे में। आइए लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, इसे कैरेक्टरिस्टिक लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखो, दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। अब समझा चुका हूँ तो लिखते चले जाओ, दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। These statement involves value judgments। नेक्स्ट पे आ जाओ, these statements lead to controversies and debate। These statements lead to controversies
कंट्रोवर्सीज का मतलब समझते हैं? कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट, बोलो। कंट्रोवर्सीज का हिंदी मतलब होता है विवाद, डिबेट का मतलब होता है बहस। इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि आपस में लोग आकर के समाज में, सोसाइटी में, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, हर जगह क्या करेंगे? विवाद करेंगे, डिबेट करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, विवाद एंड डिबेट करेंगे। दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियन, these statements indicate opinion and are therefore not verifiable for truth, not verifiable for truth. Fourth point, these statements reflect what ought to be, reflect what ought to be, what ought to be as a solution to the economic problem, as a solution to the economic problem, as a solution to the economic problems. सारी बातें मैंने पहले डिस्कस कर दिया, बस आपको नोट बना कर दे दिया एक छोटा सा, जिसको आप लिख सकते हैं। अदरवाइज समझा तो मैंने पहले ही दिया था आपको कि इसमें ओपिनियन होता है, इसमें वाद विवाद पैदा होता है, ये वैल्यू जजमेंट होता है। इसके बाद मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ आपको, जो आपको खुद से ही करना है। क्वेश्चन लिख देता हूँ और करना आपको खुद से ही है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? अब तो कर सकते हो ना? differences between positive economics and normative economics, इसमें क्या डिफरेंस है भाई? जो बातें मैंने अलग अलग सिखाई आपको, उन सबको साइड बाय साइड आपको लिख देना है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, मैं डिफरेंस लिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ कुछ समझाते चले जाता हूँ, जो कि मैंने पहले भी कई बार आपको समझा रखा है, फिर भी एक बार सुन लीजिए आप। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बात हो चुकी है आपसे? सही से बताओ। यस सर, हो चुकी है। दूसरा, इसके कंट्रास्ट में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें सिर्फ ओपिनियन की बात होती है। एक ही बात बार बार क्यों किया जाए? काफ़ी देर से मैं लगातार पिछली क्लास से बोलता आ रहा हूँ, तो आपको याद भी हो गया होगा। और मैं इतना बोल भी क्यों रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स related to what was, what is and what would be, or a statement of normative economics is what ought to be. पॉजिटिव क्या कहता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा, लेकिन नॉर्मेटिव कहता है कि क्या होना चाहिए। जब वो ओपिनियन बनाती है तो चाहिए की बात हो जाती है। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। Normative statements cannot be termed as true or false. These statements involve only opinions. ये सिर्फ opinion होता है। एग्जाम्पल आप खुद देखिए। Facts and figures as element of positive economics are verifiable for the truth. Normative statements are not verifiable as at all. Positive economics does not involve value judgment. Normative economics involve value judgment. इसको आप एक बार मैं बता भी दिया। आप चाहें तो मेरे स्टेटमेंट्स को भी पॉज कर करके लिख सकते हैं, और नहीं तो आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसके हेल्प से भी बता कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन तो अभी तक करने दिया आपको, क्यों नहीं करेंगे खुद से बताइए आप?
आइए जी नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग अब। कर लेंगे ठीक, थैंक यू सो मच। आपको ट्राई करना चाहिए खुद से। आइए जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और थोड़ा जल्दी कवर करते हैं क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन इकॉनमी। इकॉनमी क्या होता है? ज़्यादा वक्त नहीं कमाएंगे, हम जल्दी समझाते हैं आपको। देखो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में आपके साथ साथ हज़ारों लोग रहते हैं। मैं कहूँ कभी कभार अगर बड़ी सोसाइटी होती तो लाखों लोग रहते हैं। जैसे मान लो दिल्ली को अपने आप में एक सोसाइटी मान लो, तो यहाँ पे कितने लोग हैं? करोड़ों लोग हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ लोग रहते हैं पूरी सोसाइटी की बात करो तो, पूरे दिल्ली एट ऑल, पूरे दिल्ली एट लार्ज की बात करो तो। अब तो फिर बात क्या आती है कि दिल्ली के लोग जो 2 करोड़ रहते हैं वो क्या करके अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो पैसा कमाते हैं, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। बेसिकली ज़्यादातर वो क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादातर वो क्या करते हैं, आप सोच के बताना मुझे, ठीक है बच्चे? तो क्या होता है कि इकोनॉमी का, कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग जनरली क्या करते हैं बाय एंड लार्ज। तो अगर दिल्ली की बात की जाए तो कहोगे सर यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल्स हैं या कुछ इंडस्ट्रियल काम भी करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं। तो यहाँ के इकॉनमी को तो हम किसी एक चीज़ पे बेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट इकॉनमी है। कई लोग प्रोफेशनल्स हैं जो अपना काम वाम करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करके सर्विसेज प्रोवाइड करके जीवन यापन करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपना मैन्युफैक्चरर भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फिर भी कम है यहाँ पे। पहले ज़्यादा हुआ करता था लेकिन अब कम है। तो इसलिए तो आप कहोगे सर क्या करते हैं लोग यहाँ पे, फिर तो कहोगे यहाँ डॉक्टर्स हैं या फिर यहाँ स्कूल्स भी चलाते हैं कई लोग, या कई लोग यहाँ पे टीचर्स भी हैं, कई लोग प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्किटेक्चर्स भी है, कई लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम में लगे हुए हैं, कई लोग प्रॉपर्टी डीलिंग काम में लगे हुए हैं। तो मोरलेस सब मिला के प्रोफेशनल्स हो गए हो, मान गए। कई लोग इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। ऐसे मान लो अगर विलेजेस में चले जाओ तो कहोगे विलेज के जितने बाय एंड लार्ज लोग हैं वो क्या काम करते हैं, तो मैं कहूँगा एग्रीकल्चर काम करते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं। तो उस इलाके के लोग, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ के सारे लोग मैक्सिमम किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, उसको हम, जिससे वो कुछ कमाते हैं अपने खाने पीने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इकॉनमी। अब मान लो आप अगर चले जाओ, मान लो किसी पहाड़ी एरिया में चले जाओ तो वहाँ लोग किस पे डिपेंडेंट है? कहीं कहीं पहाड़ पे ड्राई फ्रूट्स मिलता है तो वो ड्राई फ्रूट्स के प्रोडक्शन में इंगेज है। कहीं कहीं पहाड़ पे चाय मिलता है, टी, तो टी के पत्ते में वो इन्वॉल्व है। कहीं कहीं जाओ तो एप्पल्स मिलता है, वही एप्पल्स की बात तो जम्मू कश्मीर जैसे हो गया तो वो एप्पल के बिज़नेस में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ चले जाओ तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर, मतलब बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर से लगे हुए हैं। बात समझ गए? तो इस तरह से उस आसपास के सराउंडिंग्स के लोग ज़्यादातर किस काम में लगा हुआ है उसको ही इकॉनमी कहा जाता है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट में लिखता हूँ इकॉनमी वाला, लिखिए, इकॉनमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न्स देयर लिविंग। देखो बच्चों, इकॉनमी इज अ सिस्टम, economy is a system by which people of an area earn their livings. People of an area earn their livings. उस एरिया के लोग उस काम में इन्वॉल्व होकर कमाते हैं, तो उसको ही उस काम के नाम से उस इकॉनमी को जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे खेती होती है तो एग्रीकल्चर इकॉनमी हो गया, कहीं पे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल इकॉनमी हो गया। तो मैं एग्जांपल भी लेता हूँ आपको। पहला एग्जांपल लिखिए, एग्रीकल्चर इकॉनमी। कहीं पे अगर मान लो इंडस्ट्री है तो क्या हो गया? इंडस्ट्रियल इकॉनमी। एक्सेट्रा, कितना भी हो सकता है, राइट। लेकिन इकॉनमी को काम से जोड़कर डिफाइन करने का तरीका तो ये हुआ। अगर काम से देखा जाए तो एग्रीकल्चर काम होता है तो एग्रीकल्चर इकॉनमी, इंडस्ट्रियल वर्क है तो इंडस्ट्रियल इकॉनमी। लेकिन इकॉनमी को समझने का एक दूसरा तरीका भी है, एक अलग तरीके से भी इकॉनमी को समझा जा सकता है,
और वो है कंट्रोल। हेडिंग लिखिए कंट्रोल। टाइप्स ऑफ, लिखो हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। आ रही आवाज? हाँ, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, देखना उधर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, इसके हिसाब से तीन तरह की इकोनॉमी होते हैं। एक होता है कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, कंट्रोल्ड इकोनॉमीज। आ रही आवाज? कंट्रोल्ड इकोनॉमीज का दूसरा नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ इसके बारे में। दूसरा लिखो टाइप फ्री इकोनॉमीज, फ्री इकोनॉमीज, इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमीज। फ्री इकोनॉमीज को मार्केट इकोनॉमीज भी कहा जाता है। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमीज, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी रहने दो बस। अब देखो कंट्रोल्ड इकोनॉमीज के बारे में फिर से समझो क्या होता है। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, सीई पहला पार्ट इसका। कंट्रोल इकोनॉमी नाम से ही क्लियर है कि इस इकोनॉमीज़ को बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट अपने कंट्रोल से चलाती है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। मतलब जितना हद तक गवर्नमेंट चाहती है फ्रीडम हो, उतना ही फ्रीडम मिलेगा। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा काम करना चाहती है उसी सेक्टर में होगा, जिसके प्रोडक्शंस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है उसी का प्रोडक्शन होगा। मतलब ओवरऑल करती तो सब कुछ है गवर्नमेंट, प्रोडक्शन भी सारा होता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए सेंट्रली कंट्रोल्ड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज बोलते हैं। इस इकोनॉमी का मकसद क्या होता है कि जो कंट्री इस तरह की इकोनॉमी को फॉलो करता है उसका मकसद ये होता है कि वो अपने कंट्री के प्रॉब्लम के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से इकोनॉमी का प्लानिंग करता है कि हमारे यहाँ किसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कौन सी सर्विसेज बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। ऐसा उन्होंने मार्केट पर नहीं छोड़ दिया है, बल्कि गवर्नमेंट में रहने वाले या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ लोग होते हैं जो बार बार बदलते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं, फिक्स रहते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री के लिए क्या सही होता है और क्या गलत होता है और इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। साफ सी बात है कि ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ है। और ऐसा कौन से कंट्री में है सर? देखो तीन कंट्री तो, दो कंट्री तो खासकर मैं जानता ही हूँ और मैं देखता हूँ कि बुक में और कोई एग्जांपल दे रखा हो तो। एक चाइना है, दूसरा रसिया है और तीसरा नॉर्थ कोरिया दे रखा है, सॉरी। तो देखो चाइना, दूसरा उसके बाद है रसिया, और तीसरा है नॉर्थ कोरिया। तीनों कंट्री बारे में आपने सुन रखा होगा। चाइना तो बहुत कंट्रोल करता है, नॉर्थ कोरिया तो भी काफ़ी कंट्रोल करता है। रसिया के मामले में ये कह सकता हूँ कि पहले के ज़माने में 90s में यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल था, लेकिन 90s के बाद जब से कम्युनिस्ट का शासन यहाँ से चला गया है तब से यहाँ पे कंट्रोल थोड़ी गवर्नमेंट की कम है, लेकिन फिर भी अभी भी कंट्रोल है। इसलिए कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ के एग्जांपल में इसको रखा गया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि चाइना एंड नॉर्थ कोरिया के जैसा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड है। आइए जी दूसरा इकोनॉमी देखते हैं, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी कंट्रोल इकोनॉमी के जस्ट अपोजिट है। और ये क्या कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा
कि कोई कंट्रोल करूं, गवर्नमेंट कहती है यहाँ की इस कंट्री का गवर्नमेंट कहती है कि मैं कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है, ये अल्टीमेटली पब्लिक को डिसाइड करना है, हमारे सोसाइटी के लोगों को डिसाइड करना है कि उसको क्या चाहिए, क्या डिमांड होगी और क्या सप्लाई होगी। वो कहता है मार्केट, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ये कहता है मार्केट डिसाइड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट डिसाइड करेगा कि किसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए और किसकी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, इकॉनमी में कौन सा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा, कौन सा नहीं बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट इसमें इंटरप्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है यूएसए और यूके और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है, या और भी बहुत सारे कंट्रीज़ का एग्जांपल आप ले सकते हैं जो फ्री इकोनॉमीज़ का एग्जांपल है, जहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है, सिर्फ शासन व्यवस्था, समझते हो, गवर्नेंस, रूल एंड रेगुलेशंस, उस पर ध्यान देती है कि रूल अच्छा हो, रेगुलेशंस हो, लोग एक दूसरे को मार काट ना मचाए, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। और जहाँ तक सवाल है मार्केट में क्या तैयार होगा क्या नहीं होगा, ये मार्केट को डिसाइड करने दो, गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसलिए इसको हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं। एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कुछ ऐसे कंट्री दुनिया में थे जो शुरू में आज़ाद 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस समय में बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया के साथ साथ, तो वो ऐसे कंट्री थे जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, उनके लिए ना तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी सही था और ना ही फ्री इकोनॉमी सही था उसके लिए। तो ये सारे कंट्री ने क्या किया, अपने लिए एक मिडिल रास्ता चुना, जिसको मिडिल पाथ बोलते हैं हम। ये मिडिल पाथ एक्सेप्ट किया और इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पार्शियली क्या होता है, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट के कंट्रोल भी होते हैं और कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट के कंट्रोल नहीं भी होते हैं। कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमारा कंट्रोल होना जरूरी है, खासकर हमारे यहाँ, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल इंडिया ही इसका है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, काफ़ी लोग अमीर भी हैं और काफ़ी लोग गरीब भी हैं। तो गरीब लोगों के लिए क्या प्रोडक्शन चाहिए, क्या प्राइस रहना चाहिए, उनके घर तक क्या खाना पीना पहुंचना चाहिए, कपड़े, एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, अगर इन सब की बात होगी तो गवर्नमेंट इसको अपनी तरफ क्या करती है, कंट्रोल रखती है। लेकिन अगर मान लो मैं दिल्ली शहर की बात करूँ, यहाँ क्या प्रोडक्शन होगा, क्या लोग खाएगा, क्या लोग पहनेगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ फ्री भी है, तो फ्री एंड मिक्स दोनों, फ्री एंड कंट्रोल दोनों इकॉनमी है, इसलिए इसको मिक्स इकॉनमी कहा जाता है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चंस और भी यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको, और वो क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड इकॉनमी दैट इज़ कंट्रोल इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी दैट इज़ फ्री इकॉनमी एंड मिक्स्ड इकॉनमी। इसके बीच का डिफरेंस आपको लिखना है। और बच्चे अभी जो बताया मैंने, क्या बताया, डिफरेंस ही तो बताया है। आप लिखोगे 100% लिखोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि याद करने में, रटने में बिल्कुल भी शर्म मत करना। इकोनॉमिक्स में जितना नॉलेज की ज़रूरत है, जितना समझने की ज़रूरत है, उतना ही रटने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है, इतनी सारी बातें समझने के लिए है। अगर समझते चले गए तो सभी हौच पौच होगा, मिक्सअप होगा एग्ज़ाम में, फिर उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर, तो हमारे लिए समझना ही काफ़ी है, समझना एंड समझाना, लेकिन आप स्टूडेंट से आपको समझने से बात नहीं बनेगी, आपको उसको मार्क्स में भी क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, एग्जामिनेशन में लिखना भी है, तो लिखने के लिए उसको मगअप करना भी जरूरी होता है। अगर कोई टीचर कहता है मगअप जरूरी नहीं है, एकदम गलत कहता है। पहले समझ लो, बढ़िया से ठोक बजा के समझ लो, उसके बाद उसको याद भी कर लो पॉइंट बना करके। देखो जी, ये 5 पॉइंट दे रखा है, इस 5 पॉइंट की हेल्प से मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं किस बुक से आपको पढ़ाता हूँ, उस बुक को भी आप रखिएगा, TR जैन एंड VK आउरी, बहुत अच्छी बुक है। इनके सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ इसमें अपने ओपिनियंस भी हम रखेंगे। देखिए जी, कंट्रोल इकोनॉमी बता दिया कि सेंट्रली कंट्रोल होता है। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमीज एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फॉर्मली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। भाई इकोनॉमी में क्या क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और एक्सचेंज है। तो ये सारा काम किसके द्वारा कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा। फ्री में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। मिक्स में क्या होता है, कई कई जगह कंट्रोल होता है, कई कई जगह कंट्रोल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर।
जो प्लान्ड इकॉनमी होता है, सेंट्रली कंट्रोल इकॉनमी होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, हर लोगों का कल्याण हो, कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना सोए। जबकि फ्री इकॉनमी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फ्री इकॉनमी कहता नहीं भाई, हर लोगों की, हर लोग अपनी ज़िंदगी कैसे सुधारेंगे, ये काम गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, साफ़ सुथरी जगह देना, सही व्यवस्था देना, सही लॉ एंड ऑर्डर देना। अल्टीमेटली इंसान अपने दिमाग लगाए और अपने आप को लायक बनाए और कमाए खाए। हम उनको कमा के खिला नहीं सकते, हम उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इंसान को खुद दिमाग लगा के करना है। इसलिए प्रॉफिट मोटिव यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है, किसका? फ्री इकॉनमी का। अब फ्री इकॉनमी का अपना फ़ायदा भी होता है। जैसे देखो, जो कंट्रोल इकॉनमी होता है उसमें क्या होता है, किसी एक इंसान का बहुत अमीर बन जाना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है। सबके पास वेल्थ होगा, ठीक ठीक वेल्थ होगा, सबके घर द्वार चलेंगे, लेकिन एक इंसान बहुत आगे चला जाए, बहुत वेल्दी हो जाए, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फ्री इकॉनमी में क्या होता है, कई लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत अमीर, मतलब सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास जमा हो जाती है। कई लोग बहुत गरीब भी रह जाते हैं। तो कहोगे सर फिर तो वो प्लान्ड इकॉनमी ज़्यादा अच्छा है। मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम नहीं कह सकते क्या अच्छा क्या बुरा है। सबकी अपने अपने एडवांटेजेस भी है, सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स भी है। जो इकॉनमी कंट्रोल करती है उसका नुकसान क्या है कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है, उसमें इंसान अपना ब्रेन ज़्यादा नहीं लगा पाता है। लेकिन जो फ्री इकॉनमी होता है वहाँ लोग ज़्यादा ब्रेन लगा पाता है, क्योंकि फ्री इकॉनमी में लोगों को हज़ारों करोड़ कमाने का भी ऑप्शंस होता है। तो जब ढेर सारे पैसे कमाने के आपके पास ऑप्शन है तो आप क्या करोगे? दिमाग लगाओगे और अच्छी प्रोडक्शन करोगे और मेहनत करोगे। लेकिन जो प्लान्ड इकॉनमी है, जो सेंट्रली कंट्रोल इकॉनमी में, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि बहुत ज़्यादा अमीर बनने से आपको डिस्करेज करती है। तो फिर क्यों कोई मेहनत करेगा? करेगा ही नहीं मेहनत। सुन रहे मेरी बात? तो हर इकॉनमी की अपनी कोई एडवांटेज है, अपनी कोई डिसएडवांटेज है। मिक्स इकॉनमी तो दोनों का मिक्सिंग है, बता ही दिया मैं आपको। मिक्स इकॉनमी में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे देखो हमारे यहाँ स्कूल्स चलते हैं, स्कूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। कॉलेजेस क्या है? सोशल वेलफेयर। हॉस्पिटल्स क्या है? सोशल वेलफेयर। ये सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस हाउसेज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, ये सब क्या करते हैं? प्रॉफिट मोटिव है, ये सब प्रॉफिट कमाने की बात करते हो। तो हमारे यहाँ दोनों इकॉनमी है, मिक्स भी है और सॉरी फ्री भी और प्राइवेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फ्री इकॉनमी भी है और कंट्रोल इकॉनमी भी है। तो ऐसे तरह से थर्ड पॉइंट भी दे रखा है, फोर्थ भी और फिफ्थ भी है। इनको यहाँ से देखने के बाद आपको इस पर एक नोट तैयार कर लेना है। मैंने सारी बातें आपको यहाँ पे समझा दी है। चलिए एक दो पॉइंट और भी देख लेता हूँ मैं आपको। थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज़ नॉट द सॉवरिन। जो आपका प्लान्ड इकॉनमी है उसमें कंज्यूमर सॉवरिन नहीं है, मतलब इकोनॉमिक्स को कंज्यूमर नहीं चलाता है बल्कि सेंट्रल अथॉरिटी इकॉनमी को चलाता है, जबकि फ्री इकॉनमी में कंज्यूमर सुप्रीम है। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो कंट्रोल इकॉनमी है उस इकॉनमी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सारे पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जबकि फ्री इकॉनमी में ऐसा नहीं होता, वहाँ के पीपल का कंट्रोल होता है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जबकि फ्री इकॉनमी में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर से डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये बात हो गई आपका कंट्रोल्ड एंड फ्री इकॉनमिक एग्जाम्पल। इस तरह से ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको जाते जाते एक दो बातें और बोलता जाता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन से जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो एक बार लिख लीजिए आप कौन कौन से एग्जाम्पल है जो इस चैप्टर, कौन कौन से क्वेश्चन से जो इस चैप्टर से बनता है। एक क्वेश्चन तो बनता है आपका कि भाई स्केर्सिटी एंड चॉइस क्या चीज़ होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। आप चाहें तो मुझे पॉज करके लिख भी सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन बनता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। और ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन क्या बनता है कंट्रोल्ड मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी में, मतलब कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादातर इसमें डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन बनते हैं। और
इकॉनमी की स्टार्टिंग का चैप्टर है ये, तो बहुत बातें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिला होगा। तो अब आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चंस अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे आप व्हाट्सअप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगली क्लास में भी। ठीक है जी बच्चों, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? एक्सेसिव इनकम, अगर बहुत ज़्यादा इनकम एक बंदा कमाता है तो क्या चॉइस की बात आ रही है वहाँ पे? तब क्या चॉइस करेगा वो? अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एक रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपये से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 100 रुपये से अपने लिए एक पेन भी खरीद सकता हूँ, अपने लिए एक पेपर भी खरीद सकता हूँ, अपने लिए मिठाई भी खरीद सकता हूँ। तो क्या देखा आपने, एक 100 रुपये का अल्टरनेटिव यूज़ भी है। तो मैं उसमें से कौन सा काम करूँगा जहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। तो ऑफकोर्स चॉइस में इसका काम है, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का है। अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ऑफकोर्स जो आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसकी वजह से क्या होता है, आपका चॉइस बनता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का आपका ये सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो चॉइस को डिसाइड नहीं करता है, जिसके वजह से चॉइस नहीं बनता है? तो वो पहला पॉइंट है। जब किसी बंदे के पास अनलिमिटेड इनकम है, एक्सेसिव इनकम है, तो वो चॉइस क्या करेगा? जाएगा कुछ भी उठा के ले आएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, नहीं बनते तो मुझसे पूछिए। ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। हो सकता है अगली क्लास में अगर हम मिलें आपसे तो हम आपके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी बच्चा, क्या कहते हो? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे अगली क्लास में। तो आज क्लास इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।